दोस्तों स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत आगमन और ये अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर का चौथा वीडियो होगा और इसके तहत हम देखेंगे कि फ्रांसीसी भारत में कैसे आए। फ्रांसीसी की कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक, 2-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अपन सीधे कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या, सन 1664 की बात है। उस समय फ्रांस के जो राजा थे उनका नाम था लुई 14वें फ्रांसीसी राजा थे। इनके एक मंत्री थे जिन मंत्री का नाम था कोलबर्ट। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानिए। कोलबर्ट थे। कोलबर्ट ने एक दिन लुई 14वें को कहा कि बोले महाराज, बोले क्या हुआ कि ये अंग्रेज हो गए, पुर्तगाली हो गए और डच हो गए, ये सब जा कर के और भारत से व्यापार कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों अपन पीछे रह रहे हैं बताओ। तो फिर लुई 14वें ने कोलबर्ट से कहा कि भाई क्या करें बताओ, तुम मंत्री तुम ही बताओ। बोले एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को भारत में बिजनेस करने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक जितनी भी कंपनी आई थी वो सारी प्राइवेट थी, यानी एक निजी समूह था, लेकिन ये पहली कंपनी थी जो सरकारी थी, है ना, जो शासकीय कंपनी कह दीजिए, सरकारी कंपनी आप कह दीजिए। चलिए, तो क्या होता है दोस्तों कि 1667 में ये जो फ्रांसीसी है इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो आप बताइए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी भैया? सूरत में। कब खोली थी? 1608 में। हम पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, सारे वापस देख लीजिए। चलिए, 1669 में यानी कि 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री प्रारंभ करी। मसूलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम। अब देखिए, अंग्रेज भी अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? मसूलीपट्टनम में। ये दोनों में कॉमन चीज है, याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यानी 1611 में इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या होता है कि 1701 में ये पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाते हैं। मुख्यालय का मतलब इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो 1701 में पांडिचेरी हो जाता है। देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर कौन था फ्रांस की तरफ से? उसका नाम था फ्रांसीसी मार्टिन। इस मार्टिन को जरूर याद रखिएगा। बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है फ्रांसिस के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्या है ना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों अपन अब तक पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में कैसे आए और इन्होंने अपनी शक्ति को भारत में कैसे बढ़ाया। दोस्तों अब ये 2 यूरोपियन शक्तियां भारत में आ चुकी है। अब इन यूरोपियन शक्तियों के मध्य जो संघर्ष की कहानी है, उन संघर्ष की कहानी को एक शीर्षक के रूप में हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि कर्नाटक युद्ध जो है वो कोरोमंडल तट के आसपास लड़े गए थे। भारत का जो कोरोमंडल तट है वहां पर लड़े गए थे, और कोरोमंडल तट को उस समय कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। इसलिए जगह के नाम से, जैसे अपन कहते हैं पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसी प्रकार से इसको कह दिया कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का युद्ध कोई एक युद्ध नहीं था, ये कई युद्धों का ग्रुप था, समूह था। तो देखिए, तो टोटल ग्रुप कितने हैं? 3। यानी कि टोटल कर्नाटक युद्ध कितने पढ़ते हैं? 3 युद्ध पढ़ते हैं हम। तो देखिए, कर्नाटक युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं टोटल। चलिए, अब दूसरे में हम अवधि देख लेते हैं कि पहले युद्ध की अवधि क्या है, दूसरे युद्ध की अवधि क्या है और तीसरे युद्ध की अवधि क्या है। दोस्तों आपसे
मिलान करने के लिए ये प्रश्न आ सकता है कि पहले युद्ध की अवधि बताइए, दूसरे युद्ध की अवधि बताइए, तीसरे युद्ध की अवधि बताइए। आप मेरे साथ इनको याद करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान रखिए कि वीडियो देखते देखते ही आपको ये याद हो जाए। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से स्टार्ट होकर के 1748 तक चलता है, यानी कि वो 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो पहला युद्ध कहां से चलता है? 1746 से लेकर के 1748 तक। दूसरा युद्ध कब तक चलता है? 1749 से लेकर के 1754 तक, यानी 5 वर्ष तक चलता है। अब इनके मध्य आप एक रिलेशन बैठा लीजिए। रिलेशन यदि आपने बैठा लिया ना तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1746 से लेकर के 48 तक तो ये युद्ध चलता है। 48 के बाद में 1 वर्ष का विराम मिलता है, यानी देखो 48 के बाद में 1 वर्ष का लगभग विराम मिलता है और 1749 में फिर ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना। तो 1749 में फिर ये युद्ध स्टार्ट हो गया। 1749 से लेकर 54 तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। 5 वर्ष तक। अब देखिए 54 के बाद में वापस 2 वर्ष का विराम होगा लगभग। देखो 54 के बाद में 56 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ष में ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये युद्ध का नाम 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। और ये युद्ध का जो अवधि है कि कितने अवधि तक चला, तो 7 वर्ष तक चला। और इसका नाम भी यही है, 7 वर्ष, यानी सप्तवर्षीय युद्ध, है ना। तो देखिए पहला युद्ध चलता है 2 वर्ष तक, दूसरा युद्ध चलता है 5 वर्ष तक, तीसरा युद्ध चलता है 7 वर्ष तक, है ना। तो पहले युद्ध का कालखंड क्या है? 1746 से लेकर के 1748। दूसरे युद्ध का कालखंड क्या है? अगले ही वर्ष आएगा, 1749 से लेकर के और 1754 तक। तीसरे युद्ध का कालखंड क्या है? 56 से लेकर के और 63 तक। देखिए 7 वर्ष तक चल रहा है। चलिए अब मेरे साथ अब रिवाइज कीजिए इसको। पहला युद्ध का कालखंड क्या है? 1746 से लेकर के 1748 तक। दूसरे युद्ध का कालखंड क्या है? 1749 से लेकर के 1754, क्योंकि 5 वर्ष तक चलेगा। तीसरे युद्ध का कालखंड क्या है? 1756 से लेकर के और 1763 तक। ये आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो आप वापस रिवाइज कीजिए कि 1746 से 48 और 49 से 54 और 56 से 63। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं कि इनका कारण क्या था। कारण भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। दोस्तों ऐसे अगर ये अपन याद करेंगे ना तो अपन को आसानी से याद होते हैं। अगर ऐसे इस प्रकार से रो वाइज आप याद करेंगे ना तो आपको कम याद होगा। तो देखिए कारण, पहला जो कारण था वो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार। अब देखिए समझिए इसको, ये लाइन का मतलब क्या है। ये जो ऑस्ट्रिया जगह है, ये ऑस्ट्रिया भारत में नहीं है, ये यूरोप में एक जगह है। इस ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए इधर से तो इंग्लैंड और इधर से फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। कहां लड़ रहे थे? यूरोप में लड़ रहे थे। उसी का प्रभाव भारत में पड़ता है कि यहां पर जितनी भी अंग्रेजी शक्तियां थी और जितनी फ्रांसीसी शक्तियां थी भारत के अंदर, वो आपस में लड़ती है। और वो आपस में लड़ती है तो इसका कारण क्या हो गया? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का प्रश्न को लेकर के पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण है ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार, यानी ऑस्ट्रिया पर कौन अधिकार करेगा। ठीक है, चलिए दूसरे युद्ध का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, मुस्लिम शासकों ने जहां भी राज किया है वहां हमेशा उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि जैसे ही मुस्लिम शासक की मृत्यु होती है तो वहां उत्तराधिकारी का जो चयन होता है वो संघर्ष के माध्यम से होता है। जितने भी पुत्र होते हैं उनमें आपस में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और जो श्रेष्ठ निकल के आता है, जो युद्धों में विजयी होकर आता है, वही साम्राज्य का अगला शासक बनता है, वही अगला उत्तराधिकारी होता है। तो देखिए हैदराबाद और कर्नाटक के जो शासक थे उस समय के, उनका निधन हो चुका था और इनके बच्चों के मध्य
युद्ध चल रहा था। तो दो दो गुट हो गए थे, हैदराबाद के 2 गुट और कर्नाटक के भी 2 गुट। इन दोनों गुटों के मध्य युद्ध हो रहा था और एक गुट को तो समर्थन दे रहे थे अंग्रेज और एक गुट को समर्थन दे रहे थे फ्रांसीसी। तो आप यूं कह लीजिए कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, इन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो इसका दूसरा कारण यह भी आ सकता है और आता ही है कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किसके द्वारा? अंग्रेजी और फ्रांसीस के द्वारा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने किया। ठीक है, चलिए दूसरा कारण आपको पता लग गया। पहला कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में गुटबाजी इन्होंने की उस वजह से, और तीसरा था सप्तवर्षीय युद्ध। तो दोस्तों ये सप्तवर्षीय युद्ध है, ये कहाँ लड़ा जा रहा था? ये वापस यूरोप में लड़ा जा रहा था। ये सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में लड़ा जा रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध। और इसी का प्रभाव पड़ा कि भारत में जो भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे ये आपस में लड़ने लग गए। आप कहेंगे सर पहले युद्ध की तरह? हाँ, इसी की तरह। जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर यूरोप में भी लड़ रहे थे और भारत में भी लड़ रहे थे, लेकिन भारत में जो युद्ध लड़े जा रहे थे उनको हमने क्या नाम दिया है? कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो आप देखिए पहला कारण क्या है? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार। दूसरा कारण क्या है? हैदराबाद कर्नाटक पर उत्तराधिकार में गुटबाजी, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना। और तीसरे का युद्ध का क्या कारण है? सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए आगे देखते हैं कि ये युद्ध कैसे शांत हुए, यानी युद्धों की संधियां पूछी जाती है। संधियां भी मिलान के लिए दे दी जाती है कि प्रथम युद्ध की कौन सी संधि है, द्वितीय युद्ध की कौन सी संधि के समय से खत्म हुआ, तृतीय युद्ध कौन सी संधि के समय खत्म हुआ। देखिए पहली संधि एक्स-ला-शेपेल की संधि 1748 में हुई थी। देखिए जब ये युद्ध खत्म होगा ना, तकरीबन लगभग कमोबेश वही समय जो होगा वो संधि का होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति पर ही हमेशा संधियां होती है ना। तो देखिए एक्स-ला-शेपेल की संधि, तो पहली जो युद्ध है, पहली जो संधि है, पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो एक्स-ला-शेपेल की संधि के बाद में खत्म होता है। ठीक है, दूसरा जो युद्ध है वो पांडिचेरी की संधि के बाद में खत्म होता है। तो पहली संधि कौन सी है? एक्स-ला-शेपेल। नाम मेरे साथ बोलिए, एक्स-ला-शेपेल। आपको नाम ऐसे याद नहीं होगा, सुनते मत रहिए, बोलिए एक्स-ला-शेपेल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध की बाद में हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरा पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक कसम खाई कि हम अब कभी भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी भारत के किसी भी शासक के साथ हम गुटबाजी नहीं करेंगे, जो कि इस युद्ध का कारण था। तो हमने ये नहीं करेंगे, इन्होंने कसम खाई। तो पांडिचेरी की संधि के बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त होता है। और तीसरा देखिए पेरिस की संधि। पेरिस की संधि यानी देखो सप्तवर्षीय युद्ध कहां लड़ा जा रहा था? यूरोप में। तो संधि भी कहां होगी? यूरोप में। तो वहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य संधि हो गई कि हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर तारवार भेज दिया या फिर अपना दूत भेज दिया कि भैया युद्ध खत्म कर दो भारत में। हमने भी खत्म कर दिया यूरोप में। तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध का जो समापन होता है, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो समापन होता है, वो पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त होता है। 3 संधियां हमको याद रखनी है कि पहले कर्नाटक युद्ध की संधि कौन सी है? एक्स-ला-शेपेल। दूसरी संधि कौन सी है? पांडिचेरी की संधि। तीसरी संधि कौन सी है? पेरिस की संधि। तो ये आपको याद होना चाहिए, और कभी भूल जाएं आप तो जरूर ध्यान रखें एपीपी। एपीपी आप याद रख सकते हैं। पहली हो गई एक्स-ला-शेपेल, दूसरी पांडिचेरी, तीसरी पेरिस। ठीक है, चलिए तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रहनी चाहिए। दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं इनको अगर आप कहें, और नहीं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय क्या है? 1746 से 48। दूसरे का समय क्या है? 49 से 54। तीसरे का समय क्या है बताइए? 56 से लेकर और 63। ठीक है, पहले वाले का कारण क्या रहा? देखिए सोचिए, बताइए पहले वाले का कारण क्या रहा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरे वाले का कारण क्या रहा? अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, यानी कर्नाटक और हैदराबाद पर उत्तराधिकार में गुटबाजी इन्होंने करी। तीसरे का क्या कारण रहा? सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि यूरोप में लड़ा जा रहा था। अब संधियां देखते हैं कि संधियां कौन सी हुई।
पहला जो युद्ध खत्म हुआ वो एक्स-ला शेपेल की संधि के समय खत्म होता है। दूसरा जो युद्ध खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि के समय खत्म होता है। तीसरा युद्ध खत्म होता है वो आपका पेरिस की संधि के समय खत्म होता है। आपको अगर इतनी चीजें आपने याद कर ली तो कर्नाटक युद्ध में कभी भी कोई गलती आपसे नहीं होगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आप जरूर देख लीजिए। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रांस की तरफ से भारत में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो डुप्ले कर रहा था। ये डुप्ले जो है बहुत अच्छा कह लीजिए कि सेना नायक था, है ना। तो डुप्ले को जरूर याद रखिए आप, डुप्ले। चलिए, और पहले कर्नाटक युद्ध में सेंट थोम का युद्ध हुआ था। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि युद्ध के अंदर युद्ध, अरे भाई ये युद्ध जो था ये लंबा चलता है और कुछ कुछ लड़ाइयाँ होती है, जो 10 दिन एक लड़ाई हो गई, 15 दिन एक लड़ाई हो गई, है ना, उस प्रकार से। तो सेंट थोम नाम की एक जगह थी, वहां पर कोई युद्ध हुआ था। तो सेंट थोम का युद्ध कब हुआ था? 1748 में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगला देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? अंबूर का युद्ध, या यूं कह लीजिए अंबूर की लड़ाई, है ना। ठीक है, चलिए, अंबूर की लड़ाई। तीसरा जो युद्ध है वांडीवास का युद्ध है। दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वांडीवास का युद्ध। क्यों? क्योंकि वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है और यह युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। यानी यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध के द्वारा पराजित किया? परमानेंट रूप से। यानी फ्रांसीसियों ने परमानेंट रूप से अपनी हार मान ली और अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं किया भारत में। किस युद्ध के बाद में? वांडीवास का युद्ध 1760 में। या यूं कह लीजिए वाश यानी क्या होता है? धोना। तो अंग्रेजों ने किसको दो दिया? फ्रेंच को दो दिया, है ना। यूं कह लो, देखो, अच्छा, अंग्रेजों ने किसको दो दिया? फ्रेंच को दो दिया। अंग्रेजों की तरफ से कौन सेनापति था? आयरकूट। कौन से युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। कौन था? आयरकूट। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? लाली। तो सर ऐसे कैसे याद होएगा? तो ऐसे याद कर लो कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कूट कर, धो कर लाल कर दिया। याद हो जाएगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कूट कर, धो कर लाल कर दिया। समझ में आ गई? यानी अंग्रेजों ने कूट यानी आयरकूट, धो कर यानी वाश कर, वांडीवास का युद्ध, और फ्रेंचों को लाल कर दिया। तो लाली उनका सेना नायक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कर्नाटक युद्ध बताए। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए मैं वैसे भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप खुद ही कमेंट और बाकी सब चीजें कर देंगे। लेकिन दोस्तों, लाइक शेयर करने से क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, और हमारा मनोबल बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपको भी अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, और कोई भी अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पर आप वीडियो बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।